हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में हैप्पी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी बाल दिवस। हर साल 14 नवंबर को ये दिन इसलिए मनाते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के मौके पर। क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और वो मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। तो इस मौके पर सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चुन्नू मुन्नू बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, पूरी दुनिया में तो 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये दिवस 14 नवंबर को ही मनाते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगने जा रहा है। इस वजह से प्रगति मैदान की तरफ कुछ ट्रैफिक वगैरह प्रभावित रहेगा और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति। कई स्टार्टअप्स भी दिखाएंगे अपना दम। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक ये 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होने जा रहा है और इसमें रक्षा उत्पादन विभाग भी विशेष पवेलियन लगाएगा और भी कई अलग अलग राज्यों की झांकियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिखेगा आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का स्वरूप भी, मिलेट कैफे वगैरह भी लगेंगे, है ना। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देखिए दोस्तों, हाल ही में जो देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उस धमाके पर भी कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में और पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी और दिल्ली कार ब्लास्ट भी इसी का एक हिस्सा था। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में ये एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आतंकी अगले महीने 6 दिसंबर को, यानी बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी के मौके पर दिल्ली समेत देश के तकरीबन 32 जगहों पर धमाके करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम भी किया था, जिसमें ब्रीजा, i20 जैसी कई गाड़ियां शामिल थी। अभी तक जांच एजेंसियों को 3 कारें तो बरामद भी हो चुकी हैं, बाकी की तलाश जारी है। लेकिन आतंकियों का ये प्लान नाकाम हो गया दिल्ली में उस दिन धमाके की वजह से। और इधर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी रद्द कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद AIU की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता ही रद्द कर दी गई है, यानी इस यूनिवर्सिटी की अब मान्यता नहीं रहेगी। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर इस आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए, तो जांच के बाद कई डॉक्टरों को तो हिरासत में भी ले लिया गया है। यही वजह है कि अल फलाह विश्वविद्यालय पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए संस्थान के सभी रिकॉर्ड की फोरेंसिक ऑडिट करने के भी आदेश जारी किए। कहीं न कहीं देखा जाए तो दिल्ली धमाकों से जुड़ा सीधा कनेक्शन पाया गया है इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से। बताया जा रहा है कि इसको अरब देशों से फंडिंग मिलती थी और इस यूनिवर्सिटी का चांसलर भी फ्रॉड का आरोपी निकला। ब्लास्ट में शामिल 2 डॉक्टर भी यही जॉब करते थे। ऐसे में दोस्तों, दिल्ली धमाके के बाद इस यूनिवर्सिटी पर 3 सवाल खड़े होते हैं कि शिक्षा के नाम पर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन गई ये यूनिवर्सिटी। अरब देशों से फंडिंग मिलती और डोनेशन के नाम पर पैसा लिया जाता था। विस्फोटक बनाने के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में लैब का इस्तेमाल हुआ था। हालात ये देखिए, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का भी पूरा डेटा नहीं है, मान्यता का भी झूठा दावा किया जा रहा और इसको मिलने वाली विदेशी फंडिंग का भी दुरुपयोग किया जा रहा था। यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी गायब मिले, कैंपस में भी संदिग्ध गतिविधियां मिली और चांसलर, जो कि मध्य प्रदेश में फ्रॉड का आरोपी भी रह चुका है, अभी भी फरार है। तो अब दिल्ली ब्लास्ट का सुराग ढूंढने के लिए MP महू जाएगी एक जांच टीम, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का चांसलर जवाद 11वीं तक महू में ही पढ़ा था और इंदौर से बीटेक किया था, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का मेन चेयरमैन है। और एक बड़ा दावा यह भी किया जा रहा है दोस्तों की तुर्की से हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग, क्योंकि तुर्की का बेस्ड एक सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है सेशन ऐप। उसके जरिए आतंकियों को निर्देश मिल रहे थे, उसी पर आतंकी कॉन्टेक्ट कर देते हैं। इस सेशन ऐप का खतरनाक इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी, क्योंकि इस ऐप की खासियत यह है कि बिना फोन नंबर, बिना ईमेल के भी इस ऐप के जरिए चैटिंग की जा सकती है। सेशन ऐप का मेन फोकस एडिशनल फीचर की बजाय प्राइवेसी पर होता है। तो इसमें सिस्टम ये होता है कि एक सेशन ID जनरेट होती है और उससे 2 यूजर कनेक्ट होते हैं या मल्टीपल यूजर कनेक्ट होते हैं और फिर चैट होता है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उसी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। यही वजह कि इसका कोई भी रिकॉर्ड्स सरकार वगैरह नहीं देख पाती है। तो दिल्ली ब्लास्ट आतंकियों ने इसी सेशन ऐप का यूज किया, जिसमें मैसेज को ट्रेसिंग करना बेहद मुश्किल होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है ना, वैसे ही। और जांच में एक खुलासा ये भी आ रहा है कि आतंकी उमर दिल्ली ब्लास्ट से 17 घंटे पहले नूह गया था और यहीं से विस्फोटक लेने का शक है। फिर सुबह दिल्ली आया और शाम को ब्लास्ट किया। और जांच एजेंसियों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ही था, जो ब्लास्ट में कार के साथ ही मारा गया। क्योंकि कार से जो दांत, हड्डियां वगैरह और ये मांस के टुकड़े मिले, इनका DNA उमर की मां के DNA से मैच हो गया है, यानी ब्लास्ट के वक्त डॉक्टर उमर ही कार में मौजूद था। ये तो तय हो चुका जांच के बाद। इधर दिल्ली पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है आम लोगों को, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यात्रियों की चेकिंग वगैरह ज्यादा की जा रही है, तो समय लग सकता है। यही वजह है कि यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी है। अगर आपको एयरपोर्ट पर जाना तो तकरीबन 3 घंटे पहले पहुंचे। हर एक सामानों की डीप जांच की जा रही है ना। और फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट में तीसरी संदिग्ध कार हरियाणा में मिली। साइन की यह कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। आतंकियों का एक और मददगार
कारोबार भी गिरफ्तार हुआ। और इस ब्लास्ट की घटना की वजह से देखिए राजधानी दिल्ली के बाजारों में कारोबार भी ठप पड़े हैं। मार्केट में मानो सन्नाटा से छाया हुआ है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बाद अब तक 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है दिल्ली में व्यापारियों को। तो ये कुछ दोस्तों दिल्ली धमाके से जुड़े अपडेट्स रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर INS विक्रांत पर सवार हुए तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर। पोरबंदर तट पर ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया। जो भारतीय सेना का अभी त्रिशूल युद्धाभ्यास चल रहा है उसके तहत बीते दिन ये देखने को मिला। और इस बीच भारतीय नौसेना प्रमुख अमेरिका के लिए भी रवाना हुए। समुद्री सुरक्षा पर बढ़ेगा सहयोग। भारत अमेरिका दोनों के बीच रक्षा साझेदारी पर अहम चर्चा होगी। इंडियन नेवी के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी 17 नवंबर तक अमेरिका दौरे पर गए हैं। और अभी भारत अमेरिका वायुसेना के बीच भी दक्षिण में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास चल रहा है। सुखोई 30 और B-1B लांसर की संयुक्त उड़ान भी देखने को मिल रही है। 10 नवंबर से ये इंडिया अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है जो कि गुरुवार तक रहा। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र पुणे का ये मामला है। 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग जिंदा जल गए। दरअसल हाईवे पर एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। इस वजह से इस ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और ये ट्रक एक कार से भिड़ा तो दोनों में आग भी लग गई। महाराष्ट्र पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास ये घटना हुई। बीती शाम को एक ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इस हादसे में कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए और ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देख सकते हैं हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी। इस साल वाकई में देखा जाए दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं, गंभीर हादसे हमारे देश में हद से ज्यादा। ये साल बहुत खराब रहा है 2025 का, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के 38 जिलों के 46 सेंटर पर काउंटिंग आज से शुरू होने जा रही है। बिहार चुनाव के सबसे तेज रिजल्ट के नतीजे आज आपको देखने को मिल जाएंगे और मैं भी आपको लाइव अपडेट्स बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी? क्या NDA की बनेगी सरकार या महागठबंधन बाजी मारेगा? बीजेपी लोगों का भरोसा जीत पाएगी या कांग्रेस करेगी बिहारियों के दिलों पर राज? सब कुछ पता चल जाएगा आज। हालांकि दोस्तों चुनावी नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के सर्वे देखे हमने उनमें तो ज्यादातर एजेंसियों के सर्वे में NDA की सरकार बनती दिख रही है, बीजेपी गठबंधन वाले। तो देखते हैं आज नतीजे आ ही जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे बिहार चुनाव मतगणना को लेकर कई जिलों में स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। DM की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। प्री मेच्योर PF विड्रॉल करने पर अब आपको कितना टैक्स देना होगा, इसको लेकर EPFO की तरफ से नियम का एक बार फिर से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक आपने सर्विस शुरू करने के 5 साल पहले अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकालते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको कितना टैक्स देना होगा। इसको लेकर EPFO का रूल्स ये कहता है कि प्री मेच्योर PF विड्रॉल पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको 10% TDS का पेमेंट करना पड़ेगा और यदि पैन कार्ड नहीं है तो 34% तक TDS भुगतान करना होगा। ठीक है, एक तो टैक्स का रूल ये है। और किस सिचुएशन में TDS नहीं कटेगा इसको लेकर भी EPFO ने 4 प्रमुख शर्तें जारी की हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन सिनेरियो में आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, है ना। और चलिए कुछ रिपोर्ट्स देखिए। बीते महीने अक्टूबर में महंगाई दर तो सबसे निचले स्तर पर पहुंची। मैंने आपको कल ही डेटा बताए थे महंगाई के। इस बीच एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले महीने दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है, यानी RBI रेपो रेट में और कटौती कर सकता है। अदिति नायर का भी ये कहना है, जो कि देश की जानी मानी इकोनॉमिस्ट है। और इसी से रिलेटेड SBI ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक SBI का तो ये कहना है कि टैरिफ दबाव के बीच त्योहारों की मजबूत मांग ने भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को तो राहत दी है, लेकिन अगले महीने दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की भी उम्मीद है। SBI म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट बताती है कि RBI ब्याज दरों में कटौती करके आम लोगों को और राहत दे सकता है। तो अगर रेपो रेट में कटौती होती है दोस्तों दिसंबर में, तो जाहिर सी बात है आपके बैंक लोन वगैरह की EMI भी कम होगी और बैंकों से नया लोन लेना भी सस्ता होगा, है ना। और मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और एक्सपोर्ट पर भी देखिए एक अच्छी खबर आ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्रों की मांग में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। 111 देशों में भारत के टेक्सटाइल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। इस वित्त वर्ष को लेकर सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं ना। मतलब भले ही अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद टैरिफ चुनौतियों के बीच भी भारत के वस्त्र निर्यात में 10 से 11% तक का उछाल देखने को मिला है। और क्रिसिल की रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और निर्यात पर निर्भर रहेगी भारत की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री की रफ्तार। FIO का कहना है कि MSME को नई उड़ान मिलेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बदलेगा व्यापार परिदृश्य। जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भारत के एक्सपोर्टर्स यानी निर्यात कारोबारियों के लिए जो सरकार ने फंड वगैरह का ऐलान किया था, तो उसको लेकर अब FIO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार के इन फैसलों से MSME को भी नई उड़ान मिलेगी और एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर 2 बड़े फैसले लिए थे। एक तो निर्यात बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी और इसके अलावा भी हमारे देश के निर्यातकों को कोलेटरल फ्री 20,000 करोड़ तक का लोन भी मिलेगा और इस लोन की 100% गारंटी भी सरकार लेगी। तो अमेरिका के 50% टैरिफ से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये 2 बड़े फैसले लिए गए। 25,000 करोड़ और 20,000 करोड़ यानी टोटल 45,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में।
अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए। और सरकार के इन फैसलों के बाद पीएम मोदी भी बोले कि हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा देने के फैसले से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बल मिलेगा ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA अनंत नागेश्वरन का भी कहना है कि भारत को अगले 10 से 15 सालों में सालाना 80 लाख जॉब क्रिएट करनी होगी, तब जाकर भारत में ग्रोथ बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी, है ना। और वहीं देखिए ट्रम्प टैरिफ के बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस देश पर लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिससे हमारे देश में स्टील व्यापारियों कारोबारियों को राहत मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए वियतनाम से आयात होने वाले स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। जो वियतनाम से जो हम स्टील इंपोर्ट करते हैं ना, उस पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। तो सरकार के इस फैसले पर स्टील इंडस्ट्री के कारोबारियों का भी कहना है कि भारत में गैर जरूरी आयात रोकने के लिए ये अच्छा फैसला है। टाटा स्टील के CEO भी बोले कि ये सही फैसला है। इसके अलावा भी सरकार ने स्टील इंडस्ट्री के लिए अपनी पहली ESG परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जारी की। ग्रीन स्टील की दिशा में भी भारत ने अच्छा कदम उठाया और अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। IEA ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि भारत साल 2050 तक बन सकता है दुनिया में तेल की मांग बढ़ाने वाला मुख्य केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट्स जारी की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर चल रही है कि क्या रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और पेंशन का लाभ। तो इस सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को भी सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये जानकारी दी गई कि सरकार ने केवल CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया है और इस नियम के तहत केवल बर्खास्त किए हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिन कर्मचारियों को किसी फॉल्ट वगैरह की वजह से, गलती की वजह से अगर बर्खास्त कर दिया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों को फिर रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिलेगी। बाकी देख सकते हैं आप PIB फैक्ट चेक का कहना है कि नो चेंज इन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी दूसरे अन्य कर्मचारियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसमें एक कंडीशन ये जरूर है कि जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन। इसको लेकर सरकार की तरफ से ये पेंशन गाइडलाइंस जारी की गई। तो सरकार ने इससे जुड़े नियमों को भी साफ कर दिया। कहा कि जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को काफी कंफ्यूजन अपने ग्रेच्युटी के अमाउंट और सर्विस के पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन पर होता है। तो अब सरकार का कहना है कि ये प्रोसेस बिल्कुल नई तरीके से लागू होगा। सरकार ने इस बारे में एक नया ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया है और बताया कि ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के रूल 44 के तहत लागू होगा। तो नियमों में क्या प्रमुख बदलाव होंगे 10 साल से ज्यादा सर्विस करने वालों के लिए, इस बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 10 साल से कम सर्विस करने वाले कर्मचारियों के लिए भी रिटायरमेंट, जबरन और पेंशन वगैरह को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है सरकार ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल आधारित माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल ने व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ अहम समझौते किए हैं। दोनों देशों के बीच इन कुछ प्रमुख समझौतों पर साझेदारी बनाई गई, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, ट्रेड वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं खबर आ रही है भारत में AI का नया कदम। फोन पे कंपनी ने OpenAI के साथ साझेदारी की है। OpenAI जो कि ChatGPT बनाने वाली कंपनी है, उसके और फोन पे के बीच ये डील हुई है, जिसके तहत अब आपको फोन पे UPI ऐप में भी ChatGPT जैसे फीचर्स मिलेंगे। AI की मदद से आप पेमेंट से जुड़ी काफी चीजों की इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे वगैरह वगैरह। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देखिए एक ही दिन में सोना 2500 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ। 2641 रुपए बढ़कर अभी सोने का भाव 1,26,000 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि चांदी एक ही दिन में 6000 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई और उसके बाद चांदी का भाव अभी 1,62,730 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुका है। वैसे इस साल सोना लगभग 50,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है और चांदी 78,000 रुपए से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। IBGA के ये लेटेस्ट रेट है और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों सोने चांदी की महंगाई भाव वगैरह को लेकर एक सेपरेट वीडियो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर डाला है, तो आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में घुसा एक संदिग्ध युवक, जिसके गले में पुलिस का फर्जी ID कार्ड लटक रहा था। हालांकि उसे बाद में पकड़ लिया गया और बाबा बागेश्वर की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी। अभी वो सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं और बीते दिन उनका 7वां दिन रहा। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गए और वे सड़क पर ही लेट गए। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। और हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि डॉक्टर मुल्ला मत बनो, नहीं तो पूरी कौम को दिक्कत होगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी पदयात्रा यूपी तक पहुंची। ये देख सकते हैं आप, उनके साथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हैं जो आई लव सनातन धर्म के बोर्ड लेकर भी चल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विदायगी भी रद्द कर दी है। दल बदल कानून के तहत ये फैसला लिया गया। 2021 में भाजपा से जीते और फिर TMC ज्वाइन की थी इन्होंने, तो हाईकोर्ट ने अभी इनको राजनीति से हटा दिया है। और अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए और आखिरकार अमेरिका में 43 दिन बाद सबसे लंबा शटडाउन समाप्त हुआ। इस बीच अमेरिका ने भारत, चाइना समेत दुनिया के कई देशों के 32 संस्थानों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोपों के चलते ये प्रतिबंध लगाए हैं ट्रंप ने। भारत समेत 7 देशों की 32 कंपनियों और कई लोगों पर ये बैन लगाए हैं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में मदद करने का आरोप भी लगाया। और आखिरकार अमेरिका में शटडाउन समाप्त होने के बाद अब 14 लाख अमेरिकियों को 43 दिन बाद उनकी सैलरी मिलेगी। सबसे लंबा शटडाउन खत्म हुआ। ट्रंप और विपक्ष में हेल्थ सब्सिडी पर भी सहमति नहीं बनी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ रुपए खर्च किए।
है और पाकिस्तान ने तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया था, जबकि कभी ट्रंप ने पाकिस्तान को खुद धोखेबाज देश कहा था। लेकिन अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां काफी बढ़ती दिख रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 1962 जंग के बाद बंद न्योमा एयरबेस भी फिर से शुरू हुआ। चीन बॉर्डर के पास लद्दाख में 13,000 फीट ऊंचाई पर बनाए एयरफोर्स चीफ ने लैंड किया यहाँ एयरक्राफ्ट भी। भारतीय वायुसेना की ये बड़ी उपलब्धि देखने को मिली। और वहीं देखिए दुनिया भर में पाकिस्तान की इस बात को लेकर किरकिरी हो रही कि पाकिस्तान के पॉपुलर अखबार डॉन ने खबर लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। तो ये अखबार सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो गया क्योंकि इस अखबार में गलती से एक एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट भी छाप दिया गया खबर के साथ में। देखिए जरा, वहीं खबर है अमेरिका में 232 साल बाद पेनी करेंसी बंद हुई। हर साल 470 करोड़ रुपए बचेंगे इससे। अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर छोटी यूनिट पेनी करेंसी को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। और वहीं इधर देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि हम भारत और तालिबान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं, हमले का जवाब देने की ताकत भी रखते हैं। इस बीच पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव किया गया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड पद भी मिल चुका है। वहीं पाकिस्तान से 3 महीने में ही बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने अपने यहाँ के व्यापारियों को भी अल्टीमेटम दिया और कहा कि कोई दूसरा रास्ता तलाशें, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी काफी बढ़ रही है और एक बार फिर से युद्ध छिड़ने की संभावना भी दिख रही है तालिबान और पाकिस्तान के बीच। तो वहीं इधर देखिए आप बांग्लादेश में तख्ता पलट के 1.5 साल बाद अब चुनाव होंगे। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया और 4 दिन बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को भी वहां सजा सुनाई जाएगी। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा दोस्तों। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग ने एक तो चेतावनी दी है कि खाड़ी में बनेगा सिस्टम, इसके चलते दक्षिण भारत में जैसे चेन्नई वगैरह में फिर से बारिश लौटेगी। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की संभावना है और इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का भी अनुमान है। वैसे अभी दिल्ली NCR समेत पूरे देश में ठंड का असर दिख रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में तो शीतलहर चलने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 17 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। दिल्ली हरियाणा में अभी भी हवा जहरीली है, कई जगहों का AQI 400 के पार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मास्क लगाना ही काफी नहीं है इस प्रदूषण के प्रभाव में। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में कई जिलों में तापमान 7.5 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल, इंदौर समेत MP के 13 जिलों में आज से शीतलहर की चेतावनी है। इधर राजस्थान के भी 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 9 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। हरियाणा में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा। 7 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में विंटर सीजन की सबसे ठंडी रात बीती। ताबो में -7.5 डिग्री तक गिर चुका तापमान। इधर पंजाब में भी टेम्परेचर का गिरना जारी है, अब ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के करीब पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिन शीतलहर चलेगी। अंबिकापुर में 60 डिग्री तक गिरा पारा। तो कहने का मतलब देश भर में अभी ठंड का माहौल बहुत ज्यादा ही चल रहा है और मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी दी है। जबकि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना भी है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 पर बंद हुआ। वहीं फिजिक्स वाला के अलग पांडे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख से भी ज्यादा अमीर है। 9 साल में 30,000 करोड़ की कंपनी बनाई इन्होंने और इनका IPO भी आया अभी। और खबर देखिए JP इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर 12,000 करोड़ की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। और वहीं भारतीय शेयर बाजार में निवेशक भी कितने बढ़ रहे हैं देखिए आप। NSE पर यूनिक ट्रेडिंग खातों की संख्या 24 करोड़ के पार पहुंची है। रिटेल निवेशकों की भागीदारी 22 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रोप ट्रेडिंग अकाउंट के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिए। मनी कंट्रोल ने इस बारे में खुलासा किया था। वहीं देखिए बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट ने भी लॉन्च किया नया फंड। 24 नवंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। और खबर है पर्ल कपूर ने लॉन्च किया भारत का पहला स्वदेशी AI चैटबॉट की वेक्स के नाम से। ये भारत का अपना खुद का मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म है। हालांकि इस पर आप GPT, जेमिनी वगैरह के AI को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं खबर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन जल्दी शुरू होगा, टाटा प्रोजेक्ट्स का कहना है। और भारत की GDP ग्रोथ पर अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत G20 देशों में सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज ने अनुमान लगाया 2027 तक भारत की ग्रोथ 6.5% तक बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ का भी कोई खास असर नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि EV पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी सलाह दी। 1 महीने बाद इस मामले पर अगली सुनवाई फिर से होगी। देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को लेकर सब्सिडी वगैरह से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की है ना। और भारत पर देखिए ब्लैक रॉक ने भी भरोसा जताया और कहा कि भारतीय इक्विटी वैल्यूएशन आकर्षक है। अगले साल और मजबूती देखने को मिलेगी भारतीय शेयर बाजार में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में एयर ट्रैफिक 202 मिलियन तक पहुंचा। इंटरनेशनल सेक्टर में लगभग 7% तक की बढ़ोतरी हुई। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं। देखिए आप एस्ट्रोलॉजर्स के
स्कैम पेमेंट लिंक से लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है। एस्ट्रोलॉजी पर कई युवा अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं और लोगों को ज्योतिष के नाम पर स्कैम करके लिंक वगैरह पर क्लिक करवाया जाता है, जिससे उनके बैंक खाते से पैसे उड़ जाते हैं। तो सरकार के साइबर दोस्त ने लोगों को इस बारे में अलर्ट किया, कहा कि अनजान पेमेंट लिंक पर क्लिक ना करें और अननोन मोबाइल एप्स को भी डाउनलोड ना करें, वरना उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो जरूर सावधान रहें। आए दिन कई अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम देखने को मिलते रहते हैं और अभी ये ज्योतिष के नाम, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर स्कैम बढ़ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ खेल समाचार से जुड़े अपडेट्स देखिए। अब हर प्लेयर के पास होगा अपना खुद का कोच। सौरव गांगुली और काबोनी ने मिलकर भारत में लॉन्च किया AI स्पोर्ट टेक प्लेटफॉर्म। वहीं खबर है 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक बनेगा अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025 की मेजबानी छत्तीसगढ़ राज्य को मिली है। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, मध्य प्रदेश के स्टार चैंपियन निशानेबाज ने मिस्र में लहराया भारत का तिरंगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। पहले भी कई पदक जीते हैं इन्होंने। मेनी कांग्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ऑटो इंडस्ट्री के अपडेट देखिए आप। जल्दी टाटा की अपडेटेड हैरियर और टाटा सफारी नए मॉडल में देखने को मिलेगी आपको। 9 दिसंबर को ये लॉन्च होगी। वहीं यामा मोटर्स ने भी भारत में लॉन्च की 2 नई बाइक्स। यामा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी अनवील हुआ। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, स्नैपड्रैगन 8 जेन प्रोसेसर वाला पहला फोन भारत में लॉन्च हुआ। OnePlus 15, इसमें आपको 120 वोल्ट चार्जिंग के साथ 7300 mAh की बैटरी मिलेगी। शुरुआती कीमत इसकी 73,000 से शुरू है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने की भी मंजूरी दी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं खबर देखिए, कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ब्रिटेन के आंकड़ों पर भरोसा है क्या भारत के आंकड़ों पर नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश सुनाया कि संरक्षित वन क्षेत्रों के 1 किलोमीटर तक के दायरे में माइनिंग नहीं होगी। झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र पर आदेश का पड़ेगा प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया है। अब हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों के 1 किलोमीटर तक के दायरे में खनन पर, माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सरकार ने भी खनिज नीति में एक बड़ा बदलाव किया। कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों पर भी मुहर लगाई। वो कौन कौन से खनिज है देख सकते हैं आप। और रेलवे से खबर आ रही है, हरियाणा में कालका शिमला रूट पर चलेगी विशेष ट्रेनें। बर्फबारी सीजन में पैकेज ट्रेन भी इसमें शामिल होगी। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए, शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए आज फिर से रवाना होंगे किसान भाई लोग। इन रास्तों पर जाने से बचें। किसानों का मार्च आज सुबह 10 बजे पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो 14 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राजपुरा अंबाला हाईवे ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। किसानों ने एक बार फिर से अपनी कुछ मांगों को लेकर ये आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और वहीं किसानों के बीज को लेकर भी सरकार ने एक फैसला लिया। देखिए आप, सरकार लेकर आई नया सीड बिल 2025 का ड्राफ्ट, यानी सरकार ने बीज मसौदा विधेयक 2025 जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य है किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना और यह बिल पुराने बिलों को रिप्लेस कर देगा। और फिलहाल सरकार ने बीज विधेयक 2025 पर सुझाव भी मांगे हैं। किसानों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने का भी वादा किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि खपत के दम पर दूसरी तिमाही में 7.2% की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। वहीं नोवामा की रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने अक्टूबर में बिजली की मांग में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। ठंडे मौसम और बारिश ने बिजली का लोड घटाया। GTRI ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नीति पर चिंता जताई और कुछ चीजों को बड़ी चुनौती बताया है। वहीं ऑनलाइन ग्रोसरी भी भारत में तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन किराना स्टोर की तेजी से बिक्री देखने को मिल रही है। क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और डिजिटल सुविधा ने बदला खरीदारी का तरीका। इंडियन रेलवे का नया प्लान है दोस्तों, 78,000 किलोमीटर का ट्रैक और 18,000 इंजनों को एडवांस कवच सिस्टम से प्रोटेक्ट किया जाएगा। रेल हादसों पर लगाम लगाने के लिए कवच प्रोजेक्ट को नया लक्ष्य मिला है और रेलवे ने यह प्लान बनाया है। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की, कहा कि लाभ के लिए सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं तो खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं है। किसी वस्तु या सेवा खरीद लाभ कमाने के लिए अगर की जाती है तो क्रेता को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है और इस कारण वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों के तहत मामला भी नहीं चला सकता है। एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है। वैज्ञानिकों की कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों, जलवायु आपदाओं का भारत पर भारी असर पड़ रहा है। बीते 3 दशकों में यानी 30 सालों में 80,000 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से और 1 अरब से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वैश्विक जोखिम के मामले में भारत का 9वां स्थान है। मौसम पर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि 80,000 लोगों ने जान गंवाई भारत में जलवायु में बदलाव, जलवायु परिवर्तन की वजह से। जर्मन बोर्ड की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और प्रदूषण पर एक चिंताजनक रिपोर्ट तो अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताई थी कि प्रदूषण का कहर बच्चों पर भी सर्वाधिक पड़ रहा है। वायु प्रदूषण सिर्फ पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी आपातकाल बन चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की एक नई पहल, दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए 21 सहायक उपकरणों पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक लागू हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा व भरोसेमंदी सुनिश्चित होगी। दिव्यांग और बुजुर्गों की देखभाल के लिए सरकार की तरफ से ये कुछ नए मानक तय किए हैं ना। और बड़ी खबर देखिए, सेबी का नया प्लान, सेबी चेयरमैन और शीर्ष अधिकारियों को अब संपत्ति देयता का खुलासा करना होगा। समिति की तरफ से ये भी सिफारिश की गई। डिफेंस को लेकर खबर है कि रक्षा मंत्रालय भारत डायनेमिक्स से खरीदेगा एंटी टैंक मिसाइलें। 2095 करोड़ का सौदा हुआ है। और गन्ना किसानों का बवाल देखने को मिला कर्नाटक राज्य में। 20 से ज्यादा
ज्यादा ट्रैक्टरों में आग लगा दी। समर्थन मूल्य यानी गन्ने की एमएसपी को लेकर भड़के प्रदर्शनकारी। कर्नाटक के बालगोड जिले में किसानों का गन्ना विरोध काफी हिंसक हो गया। समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 20 से ज्यादा ट्रैक्टरों को तो आग के हवाले कर दिया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में अब अवैध मलबा डंपिंग की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। प्रदूषण पर लगाम लगेगी और नियम तोड़ने वालों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगेगा। दिल्ली सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। वहीं यूपी सरकार का प्लान है अयोध्या से चित्रकूट नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों से इस ट्रेन को निकाला जाएगा। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए। महाराष्ट्र के मेलघाट में कुपोषण की वजह से 65 बच्चों की मौत हो गई। अब हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए चिंता जताई और सरकार की लापरवाही की आलोचना भी की है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर भी 21 नवंबर को सुनवाई होगी। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने का आरोप है उन पर, तो वाराणसी में कोर्ट में राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई होगी। और हरियाणा में देखिए एक बड़ा ऐलान हुआ। आवारा पशुओं की टक्कर से मौत या विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए तक की मदद देगी हरियाणा गवर्नमेंट। इसके लिए दयालु पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत ये मुआवजा राशि देने की घोषणा की है और ये ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। इसका एड्रेस भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बोत्सवाना ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 और चीते भेंट किए हैं। ये चीते भारत लाए जाएंगे। और टेक न्यूज से खबर आ रही है। व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा से परिवहन सेवाएं अब और भी आसान होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन चैटबॉट सेवा शुरू की है। इस नंबर को आप फोन में सेव करके हाई मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप पर आपको यूपी परिवहन की सुविधाएं मिल पाएगी, है ना। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु का दौरा करेंगे और यहाँ कोयम्बटूर में जैविक खेती पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया। अब अगले आदेश तक बंद रहेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन। डीएमआरसी की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं उत्तराखंड सरकार का प्लान है हर फैमिली का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा होगा। इस योजना से सरकारी योजनाओं में वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये उत्तराखंड सरकार का प्लान है। वहीं देखिए अब चीन भी जानेगा छत्तीसगढ़ राज्य की ताकत। भारत से भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी कॉपर खेप। छत्तीसगढ़ ने चाइना को एक्सपोर्ट किया है। 12,000 टन कॉपर कॉन्स्टेंट भेजकर इतिहास रच दिया है। और खबर है पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को जाएंगे साउथ अफ्रीका। उधर रूबियो से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रेड सप्लाई चेन पर लंबी बातचीत भी हुई। यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। पेंडिंग पड़े बिलों पर भारी छूट दे रही है अभी यूपी की योगी सरकार। अगर आपके बकाया बिजली बिल हैं तो उन्हें आप एक साथ जमा कर सकते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अगले महीने 1 दिसंबर 2025 से ये बिजली बिल राहत योजना लागू होने जा रही है यूपी सरकार की तरफ से। देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क के पास बनेगा वेलनेस केंद्र। पर्यटकों को मिलेगी कॉटेज की सुविधा भी। पर्यटन मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और यूपी में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 में भी संशोधन किए हैं। वहीं यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया। लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर समेत इन जिलों के बीएसए भी बदले गए। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी कहना है कि परीक्षाओं में बच्चों के 100% उपस्थिति होनी चाहिए। बैक पेपर परीक्षा लेना ही बंद कर दें। एजुकेशन को बेहतर बनाने का प्लान पर इन्होंने ये सुझाव भी दिए। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने 72 घंटे में दूसरी बार दिल्ली ब्लास्ट की आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पहुंचा कड़ा संदेश। और टेक न्यूज से खबर है ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी का 5.1 वर्जन। सैम ऑल्टमैन के नए एआई टूल ने जेमिनाई, मेटा और ग्रोक की भी टेंशन बढ़ाई। और गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर खबर आ रही कि प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती का जिक्र नहीं है। सरकार ने यह बड़ा खुलासा किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का एक बड़ा फैसला। अब चांदी पर भी आपको लोन मिलेगा और आरबीआई की तरफ से तो तारीख का भी ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक अगले साल 1 अप्रैल 2026 से सिल्वर ज्वेलरी और चांदी के सिक्के पर भी आपको लोन मिल पाएगा। बैंक आपको ये फैसिलिटी देंगे, है ना। और खबर है देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज 14 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये हीरक जयंती समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इस दौरान तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे दिल्ली के यशोभूमि में। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1,33,000 किसानों को बड़ी राहत दी। भावांतर योजना के तहत 233 करोड़ रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए। और अभी से एक दिन पहले आपको पता होगा लाडली बहनों के खातों में भी 1500 रुपए भेजे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तकरीबन 1,26,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 1857 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर किए। चलिए अगला अपडेट देखिए। फॉर्च्यून वर्ल्ड्स बेस्ट वर्क प्लेस 2025 के 25 में से 16 वर्क प्लेस भारत में स्थित हैं, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। ये रिपोर्ट्स सामने आई अच्छे काम करने वाली जगहों के डेटा के हिसाब से, है ना। और वहीं देखिए टीबी मुक्त भारत अभियान पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि 2015 से भारत में टीबी के मामलों में रिकॉर्ड कमी दर्ज हुई है। पीएम मोदी ने देश को बधाई भी दी। खबर है यूपी प्रयागराज में बनेगा पब्लिक प्लाजा पार्क। भारतीय और जापानी संस्कृति का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क जंगलों में बड़ी मुठभेड़ हुई। 27 लाख इनामी के 6 माओवादी ढेर हुए हैं। और किसानों के लिए खाद फर्टिलाइजर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर
पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। 4000 से भी ज्यादा के लाइसेंस रद्द किए जो फर्जी तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन भी शुरू हुआ और आज बाल दिवस के मौके पर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा। दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी शुरू हो रहा, मैंने आपको बताया था अपडेट है ना। वही देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजना लॉन्च की है और इस एनएसपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है देख सकते हैं आप जानकारी। और देखिए, भारत की बड़ी उपलब्धि, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप पेश किया, दुनिया का पहला ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया, डेवलप किया। और पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में एक ही युवक के नाम से 7 वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए और सभी कार्ड में अलग अलग मतदाता पहचान संख्या है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए। राजस्थान के सीकर में यह मामला देखने को मिला। वहीं खबर है, राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अब सीबीएसई पैटर्न पर बनेगा। आरबीएसई के भी 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। अगले सत्र से राजस्थान बोर्ड का प्लान है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव एमपी के भविष्य का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि अब उज्जैन इंदौर मेट्रोपोलियन का हिस्सा है। वो बोले कि उज्जैन अब अलग शहर नहीं बल्कि इंदौर का ही ये हिस्सा है। वहीं झारखंड राज्य में भी 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ और पंजाब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। पंच सरपंचों को विदेश जाने से पहले परमिशन लेनी होगी। पंजाब सरकार की नई गाइडलाइंस है। पंचायतों के विकास को लेकर फैसला लिया गया। अब सरकार से परमिशन लेना कंपलसरी होगा ना। और खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 नवंबर को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। विंटर सेशन में रखे जाने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन में महाराष्ट्र में 1974 पदों पर भर्ती की लास्ट डेट आज ही है, 14 नवंबर, तो आवेदन कर लें। वहीं उत्तराखंड में भी बंपर सरकारी नौकरी निकली है। डॉक्टर, नर्स समेत 1300 स्वास्थ्य कर्मियों की होगी भर्ती। सरकार ने घोषणा की है, जल्दी ऑनलाइन फॉर्म के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। और बिहार सरकार का प्लान देखिए, सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जाएगी ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी। 3D जंबो चार्ट से दिखाए जाएंगे किले और मंदिर भी। वहीं दिल्ली में सरकारी स्कूल में खेल नर्सरी भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बड़ी घोषणा की है। और स्टूडेंट के एग्जाम पर अपडेट आ रहा। ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी हो चुकी है। 10वीं के एग्जाम 17 फरवरी से और 12वीं के 12 फरवरी से आयोजित होंगे। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लेना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला और मकर राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। कुंभ और मीन राशि वालों के नए इनकम के सोर्स भी बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।